वेलकम है हमारे चैनल मैथ्स बाय शिवेंद्र सर में। तो आज 11th का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये न्यू टॉपिक है और इस चैप्टर के बेसिक इंट्रो से लेकर के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, जैसे नंबर्स आपने पढ़ा होगा, नंबर्स जो होते हैं बेसिकली 9th में आपको फर्स्ट टाइम नंबर्स के बारे में मिल जाता है। तो नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ये तो पढ़े ही हो, बेसिक चीज़ है। किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, मतलब काउंटिंग के लिए नंबर्स की ज़रूरत पड़ती थी। क्लास 10 तक आपने रियल नंबर पढ़ा था। अब लेकिन 11th में एक नया चैप्टर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पे बाद में आते हैं, पहले आपको एक नंबर समझना होगा। अगर बात की जाए नंबर्स में, तो दो ही टाइप के नंबर हो सकते हैं। जैसे एक नंबर होगा रियल नंबर, अगर नंबर होगा या तो रियल होगा या फिर क्या होगा, इमेजिनरी होगा। अब इमेजिनरी नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आता है, कहाँ से पता चला कि इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है? देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। जैसे क्लास 10th में आप लोग ये इक्वेशन पढ़ते थे, ax² + bx + c = 0। ये पढ़ा है ना? अब इसमें नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा होगा आपने। कितने टाइप के नेचर ऑफ रूट्स होता था? क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, d = 0, d > 0, d <= 0। तो यहाँ पे ये आप बता सकते हो कि d = 0 में नेचर क्या होता था? d = 0 में क्या होता था नेचर? d > 0 में क्या नेचर होता था? d <= 0 में क्या नेचर होता था? ये बता सकते हो। = 0 में क्या होता था? रूट्स का नेचर रियल एंड इक्वल होता था। d > 0 में क्या होता है? रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलता था, मतलब दो अलग अलग आंसर आते थे। और d <= 0 में क्या लिखते थे? नो जीरोज या नो रियल रूट्स पॉसिबल, यही लिखते थे, है ना? अब वहाँ तो 10th लेवल पे तो इतना करके छोड़ देते थे कि कोई आंसर ही नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x² + x + 1 = 0, और आपसे ये बोला गया कि इसमें x की वैल्यू बताओ। तो अभी अगर बेसिक से देखें, जैसे मान लो आपको 11th का नहीं पता है, तो आप कैसे करते हैं? a = 1 लेते हैं, b = 1, c = कितना? 1। और उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, फॉर्मूला पढ़ा होगा -b + -√b² - 4ac / 2a। और ये फॉर्मूला आप लगाना चाहोगे तो x = क्या हो जाएगा? -1 + -√b², 1 का स्क्वायर 1 - 4ac, 4 × 1 4 / 2। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? -1 + -√-3/2। अब देखो, दो रीजन से यहाँ पे रूट्स आप अभी नहीं बता सकते हो 10th लेवल तक में। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर देखो क्या मिल रहा है आपको? नेगेटिव नंबर। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये भी तो मतलब रियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता पाना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीज़न देखो। अगर हम आपसे पूछें कि √4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता सकते हो आसानी से, कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, है ना? तो ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि स्क्वायर रूट के अंदर x² है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर x भी हो सकता है और +x भी हो सकता है और -x भी। बेसिकली ये आता कहाँ से है? रिलेशन फंक्शन में आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा, मॉडुलस फंक्शन। किसी भी चीज़ का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ स्क्वायर, जनरली आप लोग लिख क्या देते हो? √x² की वैल्यू क्या लिख देते हो? x। ठीक है ना? ये 10th लेवल तक सही माना जाता है। लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ रहे हो, खासकर 11th से, तो √x² की वैल्यू x नहीं होती है, क्या होती है? mod of x। क्या होता है? mod of x। अब mod के अंदर कोई वैल्यू अगर नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव होगा ही। तो यहाँ से mod x जब हटाएंगे तो क्या आता है? +- तो x² की वैल्यू क्या होती है? +-x। अब सीधी सी बात है, इस नंबर का स्क्वायर रूट +-x है, कैसे वेरीफाई करेंगे? अगर इस नंबर को स्क्वायर कर दिया जाए तो ये +x का स्क्वायर करेंगे तब भी x², और -x का स्क्वायर करेंगे तब भी x²। मतलब किसी भी चीज़ का जब स्क्वायर किया जाता है तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी भी नंबर, ये किसके लिए बात की जा रही है अभी? रियल नंबर के लिए। रियल नंबर में किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे वो नंबर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो नेगेटिव रहे, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है और माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस होता है। तो बात ये आती है कि हमको कैसे पता चला कि इमेजिनरी नंबर आ जाता है। तो देखो, इस क्वेश्चन में
फाइनली इसके बाद तो नहीं सॉल्व कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि रूट के अंदर क्या आ गया? नेगेटिव। और इस चीज़ को आप एक लाइन में भी बता सकते हो तो कि यहाँ पे d निकाल लो। d का मतलब क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो 1 माइनस 4 इंटू ये a और c की वैल्यू रखने पे क्या आ जाता है? -3। अब d की वैल्यू 0 से क्या आ रही है? कम आ रही है, मतलब d लेस देन 0, और d लेस देन 0 में क्या होता था? नो रियल रूट्स। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस नंबर की ज़रूरत पड़ती है? इमेजिनरी नंबर की। और उसी से बाद में फर्दर कौन सा नंबर बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब आपसे पूछा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर ये चैप्टर बना क्यों? इमेजिनरी नंबर का ये आइडिया आया कहाँ से? तो कहाँ से आइडिया आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड केस से। थर्ड केस व्हेन d इज़ लेस देन 0। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब रूट के अंदर, किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर अगर क्या आ जाए? नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बना। अब चलते हैं, देखते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो गया होगा, तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली दो नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी याद रख सकते हो कि बाप ऑफ ऑल द नंबर। सभी नंबर का जो पापा होता है वो कौन होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया का कोई भी नंबर किसका एग्जाम्पल होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स वाई जेड कोई भी नंबर आप ले लो, आपके मन में जो भी नंबर बन पाए, प्लस माइनस इमेजिनरी रियल कुछ भी आए, सब किसका एग्जाम्पल होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो दो नंबर इसमें आ रहे हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर किसको बोलते हैं? ये तो 10th में पढ़े हो। रियल नंबर किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड 10th तक क्या पढ़ते थे? आप सिर्फ दो ही नंबर पढ़ते थे ना, या तो रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा। तो ये रियल नंबर की कहानी जानते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। मेन आपको फोकस किस पे करना है? इमेजिनरी नंबर पे। अब इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं वो समझते हैं। जैसे एक सिंपल सी इक्वेशन दे रहे हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है? सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, मतलब x की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का आंसर क्या आएगा? तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलो देखो अभी इधर क्या ये वैल्यू -1 माइनस रूट के अंदर -1। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर रूट आएगा। लेकिन क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है तो दो आंसर आएंगे, तो स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हैं, ये तो जानते ही होंगे। तो आंसर में क्या आ रहा है? एक्स की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर कितना? -1। अब इस तरह की चीज़ अभी जितना पढ़े थे, जब तक ये चैप्टर नहीं पढ़े हो तो क्या आप इसका आंसर लिख सकते हो? रूट के अंदर क्या आ गया? नेगेटिव वैल्यू। अच्छा, रूट के अंदर कम से कम कितनी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? 1 ना। रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3। ऐसे तो सबसे छोटी वैल्यू या यूनिट वैल्यू कौन सी है? रूट के अंदर -1। तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 को समझने की दृष्टि से क्या मान दिया गया? आयोटा नाम दे दिया जाता है। क्योंकि देखो उस तरह के क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर सकते हो रियल नंबर से जब रूट के अंदर क्या आ जाए? माइनस में वैल्यू आ जाए। मतलब जैसे रूट के अंदर -3 आ जाए तो क्या होगी वैल्यू? रूट के अंदर -5 होगी। तो ऐसे सबसे छोटी वैल्यू, इसमें भी देखो रूट -3 में भी आप क्या निकाल सकते हो? -1 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हो ना। तो मतलब कोई भी नंबर अगर नेगेटिव में होगा तो उसमें 1 तो जरूर मल्टीप्लाई में हो गया। तो इसलिए एक नंबर है रूट के अंदर -1, इसको क्या नाम दे दिया गया? आई। और इसको जानते भी होंगे, आई इसका मतलब क्या होता है? आयोटा होता है। ठीक है ना? और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं कि अगर ये बेसिक चीज़ है आई की वैल्यू रूट -1, तो क्या अब इससे आंसर इसका आ गया? तो देखो अब x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो फर्दर? प्लस माइनस रूट -1 का नाम क्या दे दिया गया? आई। तो प्लस माइनस आई, मतलब यहाँ x की दो वैल्यू है, एक बार प्लस साइन लोगे तो आई और एक बार माइनस वैल्यू लेंगे तो माइनस आई। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आ गई? आई और माइनस आई। तो कितने रूट्स हुए? 2। लेकिन ये दोनों रूट्स रियल हैं कि इमेजिनरी हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं। तो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जहाँ पे d की वैल्यू लेस देन क्या होती है? 0 होती है और उनके रूट्स ऑलवेज क्या आते हैं? इमेजिनरी।
ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि इमेजिनरी नंबर में मतलब आई जो एक सबसे यूनिटरी मेथड, सबसे यूनिट वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, √-1। चलिए आगे देखते हैं। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई है, √-1, ठीक ना। चलो ठीक, ये फर्स्ट नोट करना। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि आई स्क्वायर क्या होता है, ठीक है ना। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, आयोटा की पावर्स पढ़ रहे हैं, और कौन सी पावर पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मतलब पॉजिटिव में 1, 2, 3 इस तरह की वैल्यू निकल। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आई इंटू आई लिख सकते हो, है ना। अब आई इंटू आई का मतलब देखो, स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, -1, है ना, और इसका क्या कर दोगे, होल स्क्वायर। या ऐसे समझो, अभी थोड़ा सा और देखो आप, अभी और देखो और बेसिक तरीके से बता रहे हैं। आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आई की जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर कर दो, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1, ठीक। आई क्यूब निकालना है तो आई क्यूब। अब आई क्यूब को क्या लिख सकते हो, आई इंटू आई स्क्वायर, ठीक है ना, आई इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। वैसे देखो आई की वैल्यू सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन में √-1 नहीं लिखते हैं। इनफैक्ट √-1 की वैल्यू क्या होती है, आई होती है। तो जो भी हम वैल्यू पढ़ेंगे वो किसके टर्म में पढ़ेंगे, आयोटा के टर्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आयोटा की वैल्यू कितनी है, √-1, मतलब आई से रिप्रेजेंट कर दिया गया। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -1। अब आई क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, आई इंटू आई स्क्वायर। आई की वैल्यू आई के टर्म में रहने दो, आई स्क्वायर की वैल्यू लेकिन नंबर के टर्म में है कितना, -1। ये कितना आ जाएगा, -आई। और लास्ट वैल्यू देखो, आई टू द पावर 4। अब आई टू द पावर 4 को कैसे लिख सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ठीक है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +1 ना। -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो कितना आ जाएगा, +1। तो आपको 4 वैल्यू याद रखनी। कौन कौन सी वैल्यू, एक तो आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट -1 की जगह पे क्या लिखते हैं, आई। दूसरी वैल्यू ये याद रखनी है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। थर्ड वन, आई क्यूब इक्वल टू क्या होता है, -i। फोर्थ, आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है, +1, ठीक ना। ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो पता होना चाहिए। क्लियर। अब जैसे इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, इवेलुएट क्वेश्चन लिखो, आई टू द पावर 100 प्लस आई टू द पावर 101 प्लस आई टू द पावर 102 प्लस आई टू द पावर 103, ठीक है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। वीडियो पॉज करिए और एक थोड़ा सा आप खुद से ट्राई करिए। चलो बताओ क्या आ रहा है आंसर, सॉल्व करो फटाफट, आप लोग भी करो। चलो देखो, पहले कुछ ऑब्जर्वेशन नोट कर लेते हैं। कौन सा ऑब्जर्वेशन है पहले देखते हैं, फिर इस पेज पे वापस आते हैं। देखो, √-1 की वैल्यू कितनी थी, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, -1, आई क्यूब की वैल्यू कितनी थी, -i, आई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी थी, +1, ठीक है। ध्यान से देखना। अगर हम आपसे कहते कि आई की पावर 5 की वैल्यू बताओ, आई टू द पावर 5 की वैल्यू, तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आई की पावर 4 तक तो वैल्यू पता ही है। तो अगर हम इसमें से आई की पावर 4 अलग कर लें तो बचेगा क्या फिर, आई, है ना। 4 और 1 पावर टोटल कितना हो जाएगा, 5। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये 1 इंटू आई क्या आ जाता, आई, मतलब आई की पावर 5 की वैल्यू कितनी है, आई। नेक्स्ट आई टू द पावर 6, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगेन आई की पावर 4 अलग कर लो, बचेगा क्या, आई स्क्वायर। तो आई की पावर 4 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये फिर से कितना आ जाएगा, -1। ऐसे ही आपसे पूछा जाए आई टू द पावर 7 की वैल्यू, तो फिर से आई की पावर 4 अलग करो, तो बचेगा क्या, आई क्यूब, पावर 4 की वैल्यू 1, और आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i, ये -i, तो ये कितना आ जाएगा, -i। लास्ट वन देखो,
आई टू द पावर 8 अगर बोला जाए तो इसको लिख सकते हो आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, है ना, 4 + 4 8 हो जाएगा। और आई की पावर 4 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यहाँ पे देखो आई -1 -i 1, इधर भी देखो आई -1 -i 1। क्या आइडिया लगा? यहाँ पावर मैंने इंक्रीज़ किया लेकिन वैल्यू देखो सेम ही आ रही है। और कितनी बार, कितने टर्म के बाद रिपीट किया है वैल्यू? 1 से 4 तक अलग अलग वैल्यू है, लेकिन जैसे ही 4 से आगे आपने पावर बढ़ाया 5 6 7 8, अगेन वैल्यू क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आई की पावर 9, आई टू द पावर 10, आई टू द पावर 11 और आई टू द पावर 12, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो अगेन फिर से आप बता सकते हो, क्योंकि हर 4 पावर के बाद वैल्यू देखो क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। तो आई की पावर 8, फिर से वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब फिर से स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा? वो आई से। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा? आई, इसका आंसर -1, इसका आंसर -i और इसका आंसर +1। अब इस पर एक ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है समझना। यहाँ पे देखो ये जो पावर 5 है ये 4 का मल्टीपल से कितना ज़्यादा है? 4 1 जब 4 और उससे कितना ज़्यादा है? 1। मतलब समझना, एक फॉर्मूला नोट करा रहे हैं, है ना, NCERT के बियॉन्ड भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे i के ऊपर पावर में है 4n + 1, क्या मतलब हुआ इसका? जैसे i की पावर 5 है, 4 का मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। i की पावर 5, 4 1 जब 4 और उससे कितना ज़्यादा है? 1। तो 4 का कुछ मल्टीपल होगा और अगर उससे 1 ज़्यादा है, मतलब जो पावर लिखी है उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। आई के ऊपर ऐसी पावर जिसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। उसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा? आई। आप इसको समझ पा रहे हो? आई की पावर 5 की वैल्यू कितनी? आई। 4 से डिवाइड करोगे पावर को तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ऐसे 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 8 1 आएगा। तो मतलब अगर कभी भी रिमाइंडर 1 आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद तो उसकी वैल्यू क्या होगी? आई। नेक्स्ट वैल्यू देखो। अच्छा, आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? लास्ट ईयर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा होगा। किसी भी नंबर को आप कभी 4 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, तो 4 से डिवाइड करने पॉसिबिलिटी क्या है? 0 आ जाए। भाई पूरा कट गया नंबर तो क्या आ जाएगा? 0। और अगर मान लो कि डिवाइड किया आपने और 1 आया तो ये एक पॉसिबिलिटी। और क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। लेकिन क्या कभी 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 आ सकता है रिमाइंडर? क्योंकि 4 आ गया तो फिर से कट जाएगा वो ना। तो अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी क्या है रिमाइंडर की? 0 1 2 3। ऐसे किसी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, डिवाइजर से एक छोटा। तो वैसे ही यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? या तो 4n, 4 से डिवाइड हुआ और 1 बच गया, या तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही और क्या बच सकता है? आई की पावर 4n, 4n तो पूरा हो गया, 3 आ गया रिमाइंडर। और या तो फिर पूरा कट गया तो फिर वो तो क्या हो जाएगा? 4 का मल्टीपल ही हो जाएगा। कभी रिमाइंडर 4 थोड़ी बचेगा। अगर रिमाइंडर 4 बच रहा है और 4 से डिवाइड ही कर रहे हो तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब चलो देखो यहाँ पे इस नंबर में को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 आता, तो 1 के केस में वैल्यू कितनी? आई। लेकिन अगर 6 है तो 6 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा और इस वजह से इसकी वैल्यू क्या आ रही है? -1। तो कभी भी 4 के मल्टीपल से अगर 2 ज़्यादा है पावर तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? -1। यहाँ बताओ वैल्यू क्या होगी? क्यूब। अगर पावर 3 बच रही है 4 के अलावा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? -i। और यहाँ पे 4 का अगर मल्टीपल है तब तो आँख बंद करके क्या लिख देंगे? 1। ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरूर नोट कर लें। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो। और दूसरी चीज़ क्या यार नोट करनी है कि जो पावर्स होती हैं हर 4 पावर के बाद क्या होती है? वैल्यू रिपीट कर। ठीक, नोट करो। अब चलो देखो, हो गया। आई की पावर 4n होगा तो 1, 4n + 1 होगा तो i, 4n + 2 होगा तो -1, और 4n मतलब 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा तो वैल्यू क्या होगी? -है। अब चलो देखो प्रीवियस वाले पेज, ये क्वेश्चन था आपका ना। यहाँ तो मैंने बहुत छोटी ही पावर लिखी है ना। ऐसे 1000 रहता है, 5000 रहता है, तो उसको बेसिक से नहीं। एक तो बेसिक तरीका होता है 4 की पावर ऐसे ब्रेक करते जाओ, सिंपल तरीका। देखो सिर्फ पावर देखो, 100 है, 4 से देखो, 4 से डिवाइड करके। अच्छा, 4 से डिवाइड करने का एक रूल होता है, और भी शॉर्टकट देखो। जैसे मान लो मैंने बहुत बड़ा नंबर लिखा 7 5 4 6 8 9 2 0 1 2, ये मैंने बड़ा सा नंबर लिख दिया।
अब इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है, तो जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो कैसे करेंगे, 4 1 जा 4, 3 आया 4 8 जा 32, ऐसे करते चले जाएंगे साइड में, है ना। फिर अगले 5 मिनट के बाद बताएंगे हाँ सर डिवाइड हुआ और इतना आया रिमाइंडर। और आपको कैसे करना चाहिए, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो लास्ट के 2 डिजिट उठा लो। कितने डिजिट, लास्ट के 2 नंबर, उसके पहले कुछ भी लिखा रहे, उसके पहले पूरी राम कहानी लिखी रहे, कोई मतलब नहीं, लास्ट का 2 डिजिट उठाओ। इस 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो, अगर ये 4 से कट गया तो पूरा नंबर भी 4 से क्या होगा, कैंसिल होगा। अब देखो 12 4 से कटता है ना, तो इसके पहले आप कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, 9 8 7 और भी बढ़ा दो तब भी ये 4 से कटेगा, करके देख लेना, ठीक है ना। ऐसे अगर 8 से डिवाइड कर रहे हो तो लास्ट के 3 डिजिट उठा लो, समझ पाए। तो यहाँ पे हमको 4 से मतलब है। तो देखो 100 को 4 से डिवाइड करते तो पूरा पूरा कट जाता है, और आई की पावर 4 n की वैल्यू क्या होती है, अगर 4 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 1। यहाँ पे बताओ 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 25 100 होता है, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचा तो आई की पावर कितना आ जाएगा 1। कोई दिक्कत। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, सिर्फ रिमाइंडर पे फोकस करो, जो कट गया उसको हटाओ। 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, तो i², और यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 3। अब देखो ये फिर से स्टैंडर्ड में आ गया, 1 की वैल्यू ये तो 1 ही है, प्लस i² की वैल्यू -1, i³ की वैल्यू -i, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ जाएगा 0। आंसर क्या आ गया 0। ये तो आना ही था। क्यों आना था, क्योंकि अगर कभी आयोटा में 4 लगातार पावर दिखे और उनका सम करना हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। जैसे i की पावर 600 प्लस i की पावर 601 प्लस i की पावर 602 प्लस i की पावर 603, आंसर क्या आ जाएगा 0। करके देख लेना, क्योंकि हर 4 इंटरवल के बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है, तो इनमें से चारों वैल्यू तो आ ही जाएंगी क्योंकि कंटिन्यू है। तो अगर कभी भी कॉन्जिक्यूटिव पावर इस तरह से दिख रही है, वैल्यू कुछ भी बड़ी से लिखी रहे, लाख 10 लाख करोड़, है ना, तो टाइम थोड़ी गंवाएंगे। अगर 4 लगातार है तो उनका सम क्या आएगा आंसर 0। कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। अब चलो कुछ क्वेश्चन करो, NCERT कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे i to the power या ऐसे देखो 1 + i का होल स्क्वायर क्या होगा, ये सॉल्व करना। और ये कुछ चीज़ें मैं अभी नोट करा रहा हूँ, ये एज अ क्वेश्चन भी है और ये स्टैंडर्ड वैल्यू भी है, मतलब इतनी बार ये कैलकुलेशन में आएगा। 1 + i का होल स्क्वायर याद हो जाना चाहिए कि 2i होता है, ठीक ना, करने की जरूरत नहीं। तो कैसे करोगे, a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब आपको पता है 1 i² की वैल्यू -1 प्लस 2i, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, और आंसर क्या आ जाएगा 2i, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी कभी 1 + i का होल स्क्वायर दिखेगा तुरंत डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखोगे 2i। ऐसे ही ये बताना, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत बार रिपीट करता है। ये लिखना 1 - i का होल स्क्वायर, सिमिलर है, क्या आ जाएगी वैल्यू -2i। ये 2 वैल्यू नोट करके चलो, ठीक ना। अब आगे लिखना न्यू टॉपिक, नेक्स्ट लिखना। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे। किस पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो अभी तक तो सिर्फ इमेजिनरी नंबर और आयोटा की पावर पे डिस्कशन चल रहा था। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं। ये तो देख लिए थे कि रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, तो किस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, अ नंबर z is said to be a complex number if it can be written in the form of z = a plus
IB। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज़ जरूर घूमती रहेगी। कोई भी क्वेश्चन होगा लास्ट में देखोगे कंक्लूजन निकलेगा तो ये फॉर्म जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे बेसिक चीज़, कोई नंबर z होगा, इस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कब बोलेंगे, जब इस नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। और वो फॉर्म कौन सा है, z = a + IB, वेयर a का मतलब क्या है, a को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। a को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ द z मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके लेवल पे NCERT लेवल में z से रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को z से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल C से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ना। तो कन्फ्यूज नहीं होंगे, z या तो कैपिटल C आता है। अब सुनो, यहाँ पे I तो समझ में आ रहा है, I का मतलब क्या है, अभी बताया गया था, रूट के अंदर -1। A और B क्या है बता सकते हो, A और B क्या है, कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब या तो रेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। तो z = a + IB में जो a और b होगा वो क्या होगा, कोई भी रियल नंबर, और a को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ द z। अब देखो एक दूसरा पार्ट आ रहा है यहाँ पे IB, तो I का मतलब तो इमेजिनरी नंबर से है, लेकिन उसके साथ b लगा है, तो b को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z, ठीक ना। इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है कि जैसे नंबर लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल z = लिखा है 2 - 3i, और रियल पार्ट ऑफ z को शॉर्ट में इस तरह से डिनोट करते हैं, RE लिखकर ब्रैकेट में z लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, RE का मतलब रियल, और बीच में ये जो नंबर आता है ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, IM, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, z। तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू कितनी है, a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू कितनी है, b। अब इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि रियल पार्ट ऑफ z बताओ और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताओ, तो कितना आएगा। रियल पार्ट ऑफ z तो दिख रहा है कितना, 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसमें पूरा ये टर्म लिख लेते हैं i के साथ, ठीक है ना। सिर्फ i का कोफिशिएंट विद साइन, 3 भी नहीं होगा, क्या होगा, -3 होगा, क्या होगा, -3। डाउट तो नहीं है इसमें। ये छोटा सा पॉइंट लेकिन बहुत काम का पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। रियल पार्ट ऑफ z किसको बोलते हैं, a को, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसको बोलते हैं, b को। इसको नोट करो। हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसके बाद देखेंगे इक्वलिटी ऑफ, एकदम बेसिक से शुरू करे हैं, और लास्ट डे जब इस चैप्टर का देखोगे आप क्वेश्चन, NCERT के अलावा भी आपको JEE वगैरह के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मेंस तक के भी, ठीक ना। तो अभी तो बहुत छोटा पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे देखना। इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे, जिस नंबर में a + IB आएगा, मतलब एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। चलो ध्यान से देखो, बात करें रियल नंबर की। अब कुछ कॉन्सेप्ट की बातें हैं, ध्यान से समझना। तो क्या है, 2 रियल नंबर कंपेयर की जा सकती हैं। रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल इरेशनल। जैसे हम आपसे कह दिए -15 एक रियल नंबर है कि नहीं है, रियल, और एक नंबर है 6। क्या इनका कंपैरिजन किया जा सकता है। कंपैरिजन मतलब तुम छोटे हो हम बड़े हैं, ऐसे ये वाला कंपैरिजन। तो इनमें से ये नंबर कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर बता सकते हो, कौन बड़ा है इसमें, 6 ज़्यादा है, ये छोटा हो गया, है ना। ठीक, लेकिन बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की या इमेजिनरी नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की जैसे बात करें, 2 नंबर ले लेते हैं, Z1 = -2 + 3i और Z2 = 6 + 2i। मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें a नॉन जीरो और b भी नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए इसकी। अब पता लगे सब जीरो ही रख दो, है ना, तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकला। तो ऐसा नंबर लेंगे जिसमें ये वैल्यू कुछ ना कुछ दिखती हो। खासकर a भी ज़्यादा मैटर नहीं करता, b होना चाहिए, b की वैल्यू कुछ होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इनमें अगर हम आपसे पूछें, यहाँ पे तो बहुत आसानी से बता दिया रियल नंबर के केस में कि 6 ज़्यादा बड़ा है, -15 छोटा है। इसमें अगर हम आपसे पूछें कि Z1 बड़ा है कि Z2 बड़ा है, क्या आंसर होगा।
Z2 बड़ा है। क्या बड़ा है इसमें? Z2। गलत है, तुम बताओ। अब पढ़ रहे हो, बताओ इनमें जो कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा? हाँ अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि -2 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 6 है। अच्छा, तो 6 ज़्यादा बड़ा है इसलिए हो